मैं हूं कृष्णा दुबे और आप देख रहे हैं आरवर्त न्यूज। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे भारत के सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं। एक तरफ विपक्षी गठबंधन जहां आईएनडीआई एक गठबंधन बनाकर उसकी लगातार बैठकें कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार इस गठबंधन को कैसे मात दिया जाए और कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव पर फिर से एनडीए की सरकार को स्थापित किया जाए, इसको लेकर के तैयारी कर रही है अपनी। पिछले दिनों हमने देखा कि मोदी सरकार ने एक घोषणा की कि सितंबर में 18 से लेकर के 22 सितंबर तक संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। जब से सरकार ने विशेष सत्र आयोजित करने की बात की, तब से तो जैसे विपक्षी पार्टियों में एकदम हड़बड़ी सी मच गई। चर्चाएं होने लगी कि सरकार क्या लोकसभा के चुनाव समय से पूर्व कर पहले कराना चाहती है। क्या सरकार ये जानती है कि अगर आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव कराया जाएगा तो सरकार को नुकसान हो सकता है। अब इन्हीं सब बातों को लेकर विपक्षी पार्टियां आपस में मंथन कर ही रही थी कि तब से सरकार ने एक और दांव खेला और सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर के एक समिति बनाने की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को रखा गया है। अब पूर्व राष्ट्रपति के बारे में विपक्षी पार्टियां कैसे उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं। इसके दूसरे दिन सरकार ने एक और घोषणा की और सरकार ने उस समिति में शामिल सदस्यों के नाम को सामने रखा। इस समिति में पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो और लोगों को रखा गया है, उसमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता, राज्यसभा में पूर्व विपक्षी नेता रहे गुलाम नबी आजाद, उनके साथ एनके शर्मा जो कि वित्त विभाग के अध्यक्ष रहे पहले, उनके साथ हरीश साल्वे जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकील में से एक हैं, साथ में सुभाष सिंह कश्यप जो कि लोकसभा में महासचिव के पद पर रहे, और उन्हीं के साथ एक नाम और जुड़ा संजय कोठारी का। संजय कोठारी जो पूर्व में सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य किया है। इन सभी चीजों को लेकर के सरकार ने एक स्पष्ट सोच प्रदर्शित करने की कोशिश की कि हम विपक्षी पार्टियों के साथ उन कुछ नौकरशाहों को साथ में समिति में शामिल कर रहे हैं जिनके पास इसका अनुभव है। चलिए, ये तो बात हो गई समिति बनाने की। अभी सरकार ने ये नहीं बताया कि ये समिति क्या करेगी, कितने दिनों में अपने रिपोर्ट सौंपेगी। अभी इसको लेकर के सरकार ने अभी कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन इसी बीच आज कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सूचित किया कि वो इस समिति के सदस्य नहीं होंगे। इसके साथ उन्होंने सफाई दी कि भारत सरकार ये जो समिति बनाई है ये गलत तरीके से बनाई गई है। इसमें विपक्ष के मुख्य नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं है, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, और राज्यसभा आप जानते हैं कि देश का उच्च सदन है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार भारत के लोकतंत्र पर हमले कर रही है और एक देश एक चुनाव का सपना भारत के लोकतंत्र पर हमला है। इससे राज्यों के अधिकारों का हनन होगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि सरकार के द्वारा लाए जाने वाले एक देश एक चुनाव कानून के बीच में क्या क्या इसमें अड़चने हैं, इसमें कितना समय लग सकता है और सरकार के द्वारा जो फायदे गिनाए जा रहे हैं वो क्या है।
देखिए, सरकार ने ऐसा नहीं कि भारत में पहले पूरे देश में एक साथ चुनाव नहीं हुए। सन 1952 में जब भारत एक गणतंत्र बना तब से इसकी शुरुआत हुई और 1967 तक, मतलब बीच में करीब 4 चुनाव ऐसे हुए जब पूरे भारत में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए गए। लेकिन उसके बाद विधानसभाओं के भंग होने का सिलसिला भारत में शुरू हुआ और जब विधानसभाएं भंग होने लगी तो फिर चुनाव के समय में भी अंतर आना शुरू हो गया। तो सरकार का कहना है कि अगर ये पहले हो सकता था तो अब क्यों नहीं हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें कितना समय लग सकता है। देखिए, सन 1999 में भी सरकार ने एक सर्वे कराया था और उस समय भी एक सरकारी एजेंसी ने यह प्रस्ताव तैयार किया था कि भारत में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। उसके बाद 2015 में आईडीएफसी की एक संस्था ने स्वतंत्र सर्वे किया इसको लेकर के और उसने कहा, उसमें 77% लोगों का यह मानना था कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो उसमें राज्य की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको नुकसान होगा और ये 77% चांसेज है कि जो सरकार केंद्र के लिए चुनी जाएगी वही राज्य के लिए भी चुनी जाएगी। इसमें स्थानीय जो मुद्दे होंगे वो पीछे छूट जाएंगे कि जो केंद्र के मुद्दे हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आगे वोटिंग होगी और उसमें केंद्र में आने वाली सरकार को फायदा रहेगा। उसके बाद भी लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई। लॉ कमीशन ने तो और भी कुछ फायदे गिनाए और यह कहा कि अगर संविधान के 5 जो अनुच्छेद हैं उसमें संशोधन कर दिया जाए तो यह चुनाव संभव है। तो अब सोचिए कि अगर अभी सरकार ने कमेटी बनाई, उसका समय निर्धारित नहीं किया तो इसमें ही समय लग जाएगा कि सरकार समिति 5 महीने में रिपोर्ट देगी, 6 महीने में देगी, 3 महीने में देगी, कितने दिन में देगी। और रिपोर्ट आने के बाद सरकार को फिर सदन में इन संशोधनों में बदलाव करना होगा और संशोधनों में बदलाव होने के बाद जब ये कंफर्म हो जाएगा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं तो कम से कम चुनाव आयोग को भी 1 साल का समय चाहिए होगा। तो इससे तो ये लगता है कि शायद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के समय तक ये प्रक्रियाएं पूरी ही नहीं हो पाएंगी। खैर, अगर प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है तो इससे फायदे क्या हो सकते हैं। सरकार ने एक आंकड़ा रखा कि सन 2019 के चुनाव में लोकसभा चुनाव पर 60,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जिसमें चुनावी पार्टियों के द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि भी शामिल थी और इसी के साथ चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम की खरीद और चुनाव पर होने वाला खर्च। और अगर 2024 में इसी ट्रेंड पर चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के चुनाव अलग हुआ तो 4500 करोड़ रुपए ये खर्चे में बढ़ोतरी हो जाएगी। और अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के, तो 1750 करोड़ के आसपास का ज्यादा खर्च आएगा इस पर। तो फिर इस पर अगर इसमें समय लग सकता है अभी, तो फिर इस पे हो हल्ला क्यों? क्या यह मोदी सरकार का एक चाल तो नहीं कि अभी इस मुद्दे पर जो विपक्ष एकजुट है उसको बोलने पे मजबूर किया जाए और हो सकता है उससे विपक्ष की कोई खामियां उभर कर सामने आ जाए जिनको आगे 2024 के चुनाव में मुद्दा बनाया जा सकता है। इसके साथ ही जब से सरकार ने संसद का विशेष सत्र आयोजित किया, कुछ और भी ऐसे बिल हैं जिनकी चर्चा हो रही है। इसी में से एक बिल है जनसंख्या नियंत्रण कानून का। हो सकता है सरकार एक देश एक चुनाव का कानून पास न करा सके तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाए, वो ना हो सके तो महिला आरक्षण का कानून आए, हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। तो इन सारी बातों को लेकर के इस समय
विपक्षी पार्टियों में हलचल मची हुई है और 2024 के लिए मोदी ने अपना एक दांव चल दिया है। अब ये तो समय बताएगा कि आगे क्या होगा। विपक्षी पार्टियां सरकार के इस दांव को रोकने में कामयाब होंगी या फेल होंगी। अगर फेल होती हैं तो निश्चित है कि एनडीए को फायदा है। तो दोस्तों, भाजपा नीति मोदी सरकार दांव खेलने में माहिर है और जैसे ही विपक्षी गठबंधन INDIA अपनी मीटिंग्स कर एक दबाव बना रहा था सरकार पे, वैसे ही सरकार ने अपना एक दांव खेल दिया। अब इन बिल में से अगर कोई भी एक बिल पास हो गया, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून का हो, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून का बिल पास होता है तो हिंदू धर्म का एक बड़ा वोट बैंक भाजपा के साथ जा सकता है। अगर महिला आरक्षण का कानून पास कराने में सरकार सफल रहती है तब भी उसको फायदा है, महिलाओं का वोट बैंक उसके साथ आएगा। इसी के साथ अगर UCC पे चर्चा होती है उसको भी लेकर के सरकार को फायदा है। तो देखना यह है कि विपक्षी पार्टियां सरकार के इस दांव को कैसे लेती हैं और कैसे इससे निपटने में कामयाब होती हैं। फिलहाल के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।